नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 भूगोल का दूसरा टॉपिक वन और वन्य जीव संसाधन। दोस्तों, हम वन और वन्य जीव संसाधन में हमारे देश में पाए जाने वाले जितने भी वन्य जीव हैं और वन्य जीव संसाधन हैं उनका क्या परसेंटेज है, क्या रेशियो है, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, वन्य जीव पाए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं और जो संकटग्रस्त जातियाँ, सुभेद जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ कौन कौन सी हैं, उन सब के बारे में इस पाठ में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें और ख़ुद के व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी में ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। आओ शुरू करते हैं। ये बच्चा है नारक। नारक कहता है, मेरे ईश्वर, लेपचाओं की दुनिया में आपका संगीत के जनक है। दोस्तों, जो नारक हैं, जो लेपचा लोग होते हैं, लेपचा, भोटिया, ये तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहाँ पाए जाते हैं लेपचा। आप संगीत की दुनिया के जनक हैं। ओह नारक, मेरे ईश्वर, भगवान को नारक कहते हैं लेपचा लोग। मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दें। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पवनों, वनों, कीटों, जानवरों से ग्रहण करने दें। ऐसा कौन कह रहा है? एक व्यक्ति कह रहा है अपने देवता से, नारक से। उसके बाद, मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें और इसे आपको समर्पित करने दें। ये पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों का लेपचा लोक संगीत है। ये दोस्तों लोक संगीत है। ये वेस्ट बंगाल का जो उत्तरी पार्ट है, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, ये तुम्हारा सिक्किम वाला क्षेत्र, यहाँ का ये लोक संगीत है। आगे देखते हैं। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। ये पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए उसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए, वायु जिसमें हम श्वास लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं और मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पौधे और पशु, सूक्ष्मजीवी इसका पुनः सर्जन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, जो वन होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक है। वन दोस्तों एक प्राथमिक उत्पादक है और जिस पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। वे आकार और कार्य में विभिन्न हैं परंतु अंतर्निर्भरताओं के कारण जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गूंथी हुई है। अब देखते हैं भारत में वनस्पति जात, प्राणी जात। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ प्राणी ऐसे हैं और कुछ पौधे ऐसे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और वास्तव में भारत जैव विविधताओं के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। दोस्तों, भारत में जैव विविधता है, जितने भी समृद्ध देश हैं उनमें से टॉप में है और यहाँ विश्व की सारी जैव विविधताएं, इनकी परसेंटेज है 8% संख्या, यानी जितनी जैव
विविधता है उसका 8% भारत में पाया जाता है, लगभग 16 लाख है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज़ के जीवन में इतने गूंथे हुए हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते। दोस्तों, ये वन्य जीव के बारे में बात कर रहे हैं, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है। अब क्रियाकलाप क्या कह रहा है, अपने क्षेत्र में मानव और प्रकृति के समन्वयी संबंधों पर प्रचलित कहानियों के बारे में पता लगाएं। दोस्तों, भारत में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं वनों के बारे में, प्रकृति के बारे में। कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। दोस्तों, भारत में तो 10% वनस्पति और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है, जो एक बहुत ही बुरी बात है। दोस्तों, इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पे हैं। इनमें तोता, गुलाबी सिर वाली बतख, ये दोस्तों काफ़ी खतरे में है। सॉरी, चीता, तोता गलत कह दिया, ऐसे ही चीता कहते हैं, लुप्त होने के कगार पे है। गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, इसे हम इक्विल कहते हैं, और जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका इंसिग्निस को क्या कहेंगे, महुआ की एक जंगली किस्म होती है दोस्तों, इसका नाम है मधुका इंसिग्निस, महुआ की एक जंगली किस्म। और उबरडिया हेक्टान्यूसन, ये किसकी प्रजाति है दोस्तों, घास की प्रजाति है। घास की प्रजाति का नाम है उबरडिया हेक्टोन्यूरोन। तो दोस्तों, एक बार फिर देख लें, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनके अंदर चीता आ गया, गुलाबी सिर वाली बतख आ गई, यानी लुप्त होने के कगार पे। संकटग्रस्त भी नहीं कहेंगे, ये बिल्कुल लुप्त प्राय जातियाँ कहेंगे इनको, क्योंकि ये बिल्कुल नए के बराबर है। पहाड़ी कोयल है, जंगली चित्तीदार उल्लू है, मधुका है, इंसिग्निस महुआ की एक जंगली किस्म है, उबरडिया हेप्टोन्यूरोन है, घास की प्रजाति जैसे पौधे शामिल हैं। दोस्तों, ये पौधे बिल्कुल समाप्त होने की कगार पे हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित हैं, परंतु छोटे प्राणी और कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, छोटे कीटों पर हम ध्यान नहीं देते, वो भी कई लुप्त हो रहे हैं, बड़े तो हो ही रहे हैं। अब हम देखते हैं लुप्त होते वन। दोस्तों, लुप्त होते वन किस प्रकार लुप्त हो रहे हैं वो हम देखेंगे भारत के अंदर। भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है, और देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है। तो दोस्तों, भारत के अंदर वनों का क्षेत्रफल कितना है, कुल 79.42 मिलियन हेक्टेयर है, लाख नहीं है, 10 लाख का 1 मिलियन बढ़ता है। और ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। दोस्तों, ये देश का पूरा भाग है, उसका 24% हिस्सा है जो वन है जो। पर अब दोस्तों कम ही बचा है, 24 है नहीं, 19 के करीबन है वन। पुराना आंकड़ा है 24, अब वन धीरे धीरे कम होते हुए 19 तक पहुंच गए। सघन वन है दोस्तों, भारत में 12% है, खुले वन है 9.14 और मैंग्रोव है 0.14। जी दोस्तों,
कुल हिस्सा वनों का 24% वन है भारत के अंदर, कुल उसमें से सघन है 12%, यानी आधे तो वन सघन वन है। उसके बाद खुले वन है 9%, फिर मैंग्रोव वन है 0.14। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार, ये क्या कहती है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार, वर्ष 2013 से सघन वनों के क्षेत्र में 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यानी दोस्तों सघन वन बढ़े हैं, ये वन रिपोर्ट 2015 में बताया गया है। परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई है। ये एक वन का चित्र दे रखा है, कितना खूबसूरत चित्र है दोस्तों। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, ये दोस्तों IUCN ये संगठन है जो ये जितनी भी जातियां हैं प्रकृति के बारे में संरक्षण का काम करता है। इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। आपको ध्यान रखना है IUCN IUCN का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संरक्षण संघ के अनुसार होता है और इनको निम्नलिखित श्रेणी में विभाजन किया जा सकता है। दोस्तों इसको विभाजित करता है ये IUCN ही करता है। इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। इसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेशन। अब ये विभाजन करता है, पहला विभाजन कहता है सामान्य जातियाँ, बताता है IUCN कौन कौन सी हैं। सामान्य जातियाँ वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। यानी अभी तो सही है इनकी जनसंख्या, जैसे पशु हो गया, साल, चीड़, कृंतक को क्या कहेंगे, हम रोडेंट्स कहेंगे, ये सामान्य जातियाँ हैं, इनको कोई खतरा नहीं है। उसके बाद है दोस्तों संकटग्रस्त जातियाँ। संकटग्रस्त जातियाँ ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, ये लुप्त होने के कगार पे हैं और जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है और यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन। यानी ये लगातार कम हो रही हैं और यदि जिन परिस्थितियों की वजह से कम हुई है यदि जारी रही तो इनका जीवित रहने बहुत कठिन होगा। काला हिरण हो गया, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, तुम्हारा संगाई को कहते हैं, मणिपुर में जो हिरण पाया जाता है उसे संगाई कहते हैं, इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण है। तो दोस्तों आपको संकटग्रस्त जातियों के उदाहरण भी ध्यान रखने हैं। उदाहरण देखिए, काला हिरण हो गया, मगरमच्छ हो गया, भारतीय जंगली गधा हो गया, गेंडा हो गया, शेर पूंछ वाला बंदर हो गया, शेर जैसी पूंछ होती है, संगाई हो गया जिसे मणिपुरी हिरण कहते हैं। ये संकटग्रस्त जातियां हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सुभेदी जातियाँ। सुभेदी जातियों की संख्या घट रही है इनकी भी। ये वे जातियाँ हैं, इसको अंग्रेजी में वल्नरेबल जातियाँ कहते हैं। ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है और यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली और इनकी संख्या घटती रहती है तो संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। अभी तो सही है लेकिन संख्या घट रही है, कम संख्या में पाई जाती हैं सुभेदी जातियाँ और संख्या घटती रही तो आने वाले टाइम में काफ़ी नुकसान उत्पन्न हो सकता है। नीली भेड़ है, एशियाई हाथी है, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सुभेदी जातियाँ कौन सी है, नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा नदी की डॉल्फिन। सुभेदी जातियों की खासियत ये है संख्या घट रही है लगातार और इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली गई तो ये संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल हो सकती है। अब देखते हैं दुर्लभ जातियाँ। दुर्लभ जातियों की संख्या बहुत कम है या सुभेद्य है, यानी संख्या कम है लेकिन और सुभेद्य हैं और यदि इनको विपरीत
यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती। दोस्तों, जो विषम परिस्थितियां हैं और यदि ये नहीं परिवर्तित हुई तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएगी। तो संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में आ सकती है। ये दुर्लभ जातियां हैं यदि इन जातियों की संख्या कम नहीं हुई तो। अगला है दोस्तों स्थानिक जातियां, मतलब जिस क्षेत्र में पाई जाती हैं वो स्थानिक जाति कहलाएगी। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, जैसे अंडमानी टील, यानी ये अंडमानी टील केवल अंडमान में पाया जाएगा। निकोबारी कबूतर, ये केवल निकोबार में पाया जाएगा। अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। ये अपने अपने क्षेत्र में पाए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश का मिथुन है और अंडमान का जंगली सूअर है, अंडमानी टील है और निकोबारी कबूतर है। अगला है दोस्तों लुप्त जातियाँ, किसे कहते हैं वो देखेंगे हम। लुप्त जातियाँ वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती हैं। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई। ये दोस्तों जातियाँ ख़त्म हो गई हैं और ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। ये एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख तो अब दुनिया में ख़त्म हो गई, अब ये कहीं भी नहीं पाई जाती है। अब दोस्तों हम देखते हैं एशियाई चीते के बारे में। एशियाई चीता कैसा होता था, अब तो है नहीं है। भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज़ स्तनधारी प्राणी चीता, यानी सबसे तेज़ दौड़ता है दोस्तों एशियाई चीता। बिल्ली परिवार का यह एक अनूठा और विशिष्ट सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। यानी कितना तेज़ दौड़ता है दोस्तों, 112 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। अपन बड़ी से बड़ी गाड़ी ले लो, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, वो दौड़ती है 112 में। वो भी बहुत मुश्किल से, अच्छी सड़क है वहाँ दौड़ती है। तो चीता इतना तेज़ दौड़ता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। दोस्तों तेंदुआ नहीं होता ये। चीते की विशेष पहचान उसकी आँखों के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की एक लकीर नुमा निशान है। तो दोस्तों आंसुओं के निशान पाए जाते हैं चीते की आंखों पर। और 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। और भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 में लुप्त जातियों में शामिल कर दी गई। दोस्तों चीता बहुत पहले ख़त्म हो गया, भारत में तो 1952 में ख़त्म हो गया और उसके बाद अफ्रीका के अंदर भी चीता जो पाया जाता था वो भी ख़त्म हो गया। ये प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात को ऐसी भयानक हास हुआ है। तो दोस्तों प्रतिकूल कारक तो कई प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा कारक है वनों का काटा जाना। दोस्तों वन काटे जा रहे हैं, जब वन नहीं होंगे, वन नहीं रहेंगे तो जैसे चीता है, बहुत सारे पशु पक्षी है तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। और क्योंकि इनका बहुत बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र होता है। चीता दोस्तों बड़े वन क्षेत्र में रह सकता है, पिंजरे में तो रहेगा नहीं कुछ चीता। ये तुम्हारे चिड़ियाघर वाले भले रख लो। तो इनको प्राकृतिक वनस्पति चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र चाहिए, 100 किलोमीटर तक, तब ये रहते हैं और अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं। आपस में चीते रहते नहीं हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि आपस में लड़के मर जाते हैं। ये कई बार आप सुनते हैं तेंदुआ मर जाता है लड़के। उसके अलावा शिकार भी एक बहुत बड़ा कारक है, जिनसे जो जितने भी पशु पक्षी हैं उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, खाल बेची जा रही है, सींगों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी हो रही है, हाथी दांत की, और बहुत सारी वनस्पतियां काटी जा रही हैं। ये बहुत सारे कारण आप उसे ध्यान रखने। यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर, दोस्तों प्रकृति को हमने संसाधन बना रही है, बहुत बड़ी ख़राब बात है, संसाधनों में परिवर्तित कर दिया गया है। अब दोस्तों ये चित्र है, कुछ दुर्लभ है
लुप्त और संकटग्रस्त जातियों के चित्र हैं वो हम देखते हैं। ये कर्नाटक में पाए जाने वाले हेट्रोमेटस कानारेंसिस, ये दोस्तों एक बिच्छू टाइप का है, काला बिच्छू। आपने शायद देखा होगा, ये अपने राजस्थान में भी जैसे पत्थर देखते हैं, पत्थर जितने भी होते हैं उनके नीचे देखते हैं ऐसे काले बिच्छू पाए जाते हैं। मुझे याद है बचपन में बहुत सारे मारे मैंने इस बिच्छू। कर्नाटक में पाए जाने वाले हेट्रोमेटस कानारेंसिस। उसके बाद है दोस्तों ये इस तरह का है। पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाया जाने वाला ऑकलैंड्रा टाथनवन कोरिया गैम्बल, ये पोएसी नाम का तुम्हारा पौधा है इस टाइप का, जिससे क्या बनाते हैं, जिसका उपयोग चटाई व टोकरी बनाने में किया जाता है। दोस्त इसका नाम याद रखना आपको। पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग यानी केरला वाले क्षेत्र में होता है ऑकलैंड्रा ट्राथनवे कोरिया गैम्बल, शॉर्ट में कहेंगे पोएसी। तो पोएसी याद रखना, और इसको कहते हैं हेट्रोमेटस कानारेंसिस। अगला है दोस्तों एम्बोलिका राइबिज, कच्चे फलों वाला। ये देखो, ये जितना भी है एम्बोलिका राइबिज कच्चे फल वाला है, संकटग्रस्त औषधीय पौधा है, इससे औषधि बनती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये है निकोबारी मेगापोड। निकोबारी के अंदर ये मेगापोड पाया जाता है, संकटग्रस्त जाति है, ख़त्म होने की कगार पे है, केवल निकोबार में ही पाई जाती है। अगला है साइकेस बिडोमिडायर। साइकेस बिडोमिडायर क्या है, पूर्वी घाट पर पाया जाने वाला एक दुर्लभ साइकेड। ये इस तरह का पौधा पाया जाता है, नाम में साइकेस बिडोमिडायर। ये ईस्टर्न घाट पर पाया जाता है, तो हमारे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, इन जगहों पर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ दोस्तों उपनिवेश काल में। रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। स्वतंत्रता जब हमें 1947 में प्राप्त हुई थी, उसके बाद की बात है। वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। तो दोस्तों कृषि बढ़ी है देश आज़ाद होने के बाद में। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या बढ़ी है भारत के अंदर, लगभग 3 गुना बढ़ गई 1947 के बाद की बात है। तो इतनी सारी जनसंख्या के खाने पीने के लिए अनाज तो चाहिए, कृषि ज़्यादा हुई है, वन काट के कृषि करना शुरू किया है लोगों ने। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 की बात है, 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि रूप में परिवर्तित किया गया है। ये देखो 30 सालों के अंदर 26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कृषि के लिए परिवर्तित किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों जनसंख्या बढ़ रही है। पहले नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों के अंदर जो हमारी कर्तन और दहन कृषि होती थी, जूमिंग कृषि बोलते थे, वो भी बंद हो गई, क्योंकि ज़मीन कम हो रही लगातार, ज़मीन बची कहाँ है। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम खेती अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। तो यहाँ स्लैश या बर्न, कर्तन या दहन, झूम, स्थानांतरित, ये एक ही रूप है। इन वजह से वनों का ह्रास हो रहा। अब तो ये खेतियाँ होती नहीं है। क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए?
हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन यानी एनरिचमेंट वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियाँ खत्म हो गई है। यानी हम कुछ पौधों को, कुछ वनों को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे दूसरी जातियाँ खत्म हो रही है। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से सागवान लोग लगा रहे हैं, क्योंकि सागवान की लकड़ी बहुत ज़्यादा बहुमूल्य होती है, बहुत कीमती होती है। उससे क्या नुकसान हुआ है कि अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों को नुकसान हुआ। तो चीड़ लगाने से तो हिमालयी ओक ये ख़त्म हो गया और रोडोडेंड्रॉन ख़त्म हो गया, और सागवान लगाने से अन्य वन ख़त्म हो गए हैं। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है। दोस्तों 1952 से लेकर अब तक नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से लेकर अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है, और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। तो दोस्तों अभी भी वन काटे जा रहे हैं, क्योंकि नदी घाटी परियोजनाएं अभी भी बन रही हैं। और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। ये दोस्तों नर्मदा सागर परियोजना कहाँ है, आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में। ये जब योजना पूरी हो जाएगी तब 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र डूब जाएगा। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में बक्सा के आसपास डोलोमाइट का खनन होता है। डोलोमाइट को खनन होने से तो इससे टाइगर रिजर्व को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, और इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है, और कई जातियों जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। तो दोस्तों जब डोलोमाइट का खनन करेंगे तो खड्डे तो बढ़ जाएंगे जगह जगह, तो बेचारे हाथी कहाँ से आएंगे जाएंगे, भारतीय हाथियों को नुकसान पहुंचा है। अब देखते हैं, बहुत से चालू रखना दोस्तों, कुछ पानी पी लेता हूँ मैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। रात के 3:15 बज रहे हैं और मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद ये मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशु चारण और ईंधन की लकड़ी की कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यदि भी इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्य रूप से पेड़ों की टहनियाँ काट कर की जाती है, न कि पूरे पेड़ काट कर। यानी कि हम जो ईंधन के लिए और चारे के लिए लकड़ी लेते हैं तो पूरा पेड़ तो काटेंगे नहीं, हम तो पेड़ों की टहनियाँ काटेंगे। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, जो तेज़ी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्थाओं की मांग की पूर्ति करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आरक्षित क्षेत्र हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। अब पढ़ेंगे दोस्तों हिमालयन नींबू के बारे में। हिमालयन नींबू क्या है? एक औषधीय पौधा है जो हिमालय में पाया जाता है, और इसका उपयोग होता है कैंसर से जो बीमारियां होती हैं उनमें काम आता है। हिमालयन नींबू एक चीड़ प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है, एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से क्या निकलता है? टक्सोल नाम का एक रसायन निकाला जाता है। हिमालयन
ये उससे क्या निकालते हैं, एक टक्सोल नाम का रसायन निकालते हैं और इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। और इससे बनाई जाने वाली दवाई विश्व में अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। और इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जात को खतरा पैदा हो गया है। और पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यह के हजारों पेड़ सूख गए हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन, पर्यावरण प्रदूषण, विषाक्तीकरण और दावानल यानी जंगल में आग लग जाती, ये भी प्रमुख कारक हैं। और पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग है, एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों, अमेरिका एक विकसित देश है और सोमालिया ये गरीब देश है। तो दोस्तों, विकसित देशों के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, सोमालिया के नागरिक से 40 गुना ज़्यादा संसाधन वेस्ट करते हैं। तो प्रकृति को कौन नुकसान पहुंचाएंगे, अमेरिका वाले पहुंचाएंगे, न कि सोमालिया वाले। और इस प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग हैं। दोस्तों, भारत में भी 5% धनी लोग हैं, 25% लोगों के संसाधनों का शरण करते हैं। 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपयोग करते हैं। अब दोस्तों, हम देखते हैं छोटे छोटे चित्र हैं। छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं, ये जंगल से जितने भी ये बेर हो गए, पेड़ पत्तियां, ये बेच रही है महिला। और सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाएं सूखी पत्तियां ले जा रही है। दोस्तों, अगला है शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ है दोस्तों, केरला के अंदर है। के मूखली नर्सरी में आदिवासी युवतियां बांस की पौध लगाते हुए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इन चित्रों में कितनी महत्वपूर्ण है वन हमारे लिए। यानी विशेष रूप से जो आदिवासी लोग हैं, इनकी संस्कृति से, इनकी कल्चर से जुड़ी हुई ये चीज़ें। दोस्तों, कितना महत्वपूर्ण आदिवासियों के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण, लेकिन हम लोग इतना परवाह करते नहीं हैं। ये आदिवासी लोग होते हैं, ये वनों से जुड़े हुए हैं और इनका दिल है दोस्तों, वनों में बसता है। और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। अगला देखते हैं। ये दोस्तों, तथा इन 5% लोगों को पर्यावरण रखरखाव में भी कोई हिस्सेदारी नहीं है। दोस्तों, जो 5% लोग हैं, जो भारत के 25% जो संसाधनों का उपयोग करते हैं, उनका पर्यावरण के रखरखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न ये है कि कौन क्या, कहाँ से और कितना उपभोग कर रहे हैं। अगला देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग ख़त्म हो गए हैं और 1/3 जलमग्न भूमि यानी वेटलैंड है, वो सूख चुकी है। और 70% धरातलीय जल क्षेत्र यानी जो ज़मीन के अंदर जो भी वन है, जल है, वो प्रदूषित हैं। और 40% यानी फ्लोराइड हो गया उसके अंदर, 40% मैंग्रोव वन क्षेत्र लुप्त हो चुका है। और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। अभी क्रियाकलाप बता रहा है। क्या आपने अपने आसपास ऐसी गतिविधियां देखी हैं जिससे जैव विविधता कम होती है? इस पर एक टिप्पणी लिखें और इन गतिविधियों को कम करने के उपाय सुझाइए। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं है, जैव संसाधनों का विनाश है।
सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है, यानी कल्चर की जो विविधता है उससे जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियों और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। ये समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति और अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर हैं। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। दोस्तों, महिलाएं वनों पर बहुत निर्भर हैं, क्योंकि महिला ही सब कुछ करती है काम, वनों का काम तो वही करेगी, गर्भित का काम। और कई समाज में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर महिला ही विशेष रूप से कार्य करती है, और जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्यभार बढ़ता जा रहा है, तो महिलाओं को डायरेक्टली नुकसान हो रहा है। दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना है और वनों को बचाना है। और वन काटें तो हमें वन लगाना है साथ में। जैसे किसी का जन्मदिन है, उस पर वन लगा दिए, कोई शादी समारोह है, उस पर वन लगा दिए, तो यह पहल हमें करनी पड़ेगी। और कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं और काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, और जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। यानी जब काम पे ध्यान देंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे और वो सामाजिक रूप से नुकसान करेंगे। वन कटाई के परोक्ष परिणाम क्या हैं दोस्तों, वो हम देखेंगे। वन कटाई के परोक्ष परिणाम हैं जैसे सूखा है, बाढ़ है। वन कट जाएंगे दोस्तों, सूखा पड़ेगा, क्योंकि जब वन नहीं होंगे तो वनों से तो जो वर्षा होती है वो प्रभावित होती है, वर्षा आती है वो नहीं होगा। और वन काट देंगे तो बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि वनों से काफ़ी हद तक बाढ़ रुकती है। नदी का जो बहाव क्षेत्र होता है वो एक जैसा बना रहता है। जब वन कट जाएंगे तो नदी का बहाव क्षेत्र चेंज हो जाएगा, जिससे बाढ़ आने का खतरा बढ़ेगा। गरीब तबके को अधिक से अधिक प्रभावित करता है, और इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। और भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः ये आवश्यक है कि वन और वन्य जीव से बने वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। अगला देखते हैं दोस्तों हम, भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जैसे जल हो गया, वायु हो गया, मृदा बने रहते हैं, और यह विभिन्न जातियों से बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स यानी जेनेटिक होते हैं, उनको जीन्स बोलते हैं, विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। दोस्तों, अभी भी हम ये कार्य करते हैं, मछली पालन, जो परंपरागत फसलें हैं उनको उगाते हैं। 1960 और 70 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की है, और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये दोस्तों लागू किया गया। आपको ध्यान रखना है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जिसमें वन्य जीवों की आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई, और इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर और वन्य जीवन
आवासों पर कानूनी रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है। दोस्तों काफ़ी कठोर कानून है, लेकिन क्योंकि पुराना कानून हो गया, कई लोग पालन नहीं करते हैं, बच जाते हैं कर्मचारियों अधिकारियों की मिलीभगत से। तत्पश्चात केंद्र सरकार ने कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव पशु विहार, दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और वन्य जीव पशु विहार यानी सेंचुरी बनाई है, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार में कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। और इस प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, दोस्तों कश्मीरी हिरण को हंगुल भी कहते हैं, ये भी संकटग्रस्त हैं। और 3 प्रकार के मगरमच्छ हैं। 3 कौन कौन से हैं? स्वच्छ जल में मगरमच्छ पाया जाता, वो लवणीय जल का मगरमच्छ, और एक घड़ियाल, घड़ियाल भी एक तरह का मगरमच्छ होता है। एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, एक छोटा हिरण होता है उसे चिंकारा कहते हैं, भारतीय गोडावण, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भारतीय गोडावण को बस्टर्ड कहते हैं, बस्टर्ड, हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया है। तो दोस्तों काफ़ी कुछ किया है। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा और हिरण, ये दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखो गैंडा घूम रहा है, ये सबसे ज़्यादा गैंडे ये मिलेंगे। और हिरण इस प्रकार देखो, ये हिरण भी है। अब देखेंगे दोस्तों हम बाघ परियोजना। वन्य जीव संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है और 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1837 रह गई है। ये दोस्तों कब की बात है? 1973 की बात है। तो उसके बाद बहुत सारे बाघ रिजर्व बनाए हैं, टाइगर रिजर्व, क्योंकि जब 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था तब ये सारी बातें हुई थी। और बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण हैं। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग, और ये जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है, क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं। दोस्तों बाघ सबसे ज़्यादा भारत में मिलते हैं, उसके बाद नेपाल में मिलते हैं, और बाघ को 2/3 आवास ये मात्र 2 देश ही उपलब्ध करवाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वाले के मुख्य निशाने पर हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो प्रोजेक्ट टाइगर है विश्व का बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है और इनकी शुरुआत 1973 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1973 में। और 1972 में क्या हुआ? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अभी तो इसका उद्देश्य एक बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में क्या है दोस्तों? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। वेस्ट बंगाल में सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, ये दोस्तों सेंचुरी है। आसाम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। तो यहाँ दोस्तों बाघों के संरक्षित क्षेत्र हैं, आपको ध्यान रखना है। आजकल जो परियोजना है दोस्तों, संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित हो गई है, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है
और संरक्षण नियोजन में कीटों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों कीटों की भी संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो आपको दोस्तों इसको नज़रअंदाज नहीं करना है और आपको ध्यान रखना है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियाँ, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। तो दोस्तों कितना गवर्नमेंट ने प्रयास तो खूब किया, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पा रहा है। और 1991 में पौधों की भी 6 जातियाँ पहली बार इस सूची में रखी गई हैं। भारत में जो दोस्तों वन्य जीव, पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में और जानकारी प्राप्त कर उनकी स्थिति मानचित्र पर अंकित करें, तो आप मैप बना के राष्ट्रीय उद्यानों को दर्शा सकते हैं। और हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब देखते हैं वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण किस प्रकार है। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण, विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। और भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा वन अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है, और इसे निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला देखेंगे दोस्तों आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, यानी भारत के 50% वन आरक्षित क्षेत्र हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान समझा जाता है। दोस्तों ये अंग्रेजी पेपर की न्यूज है। घड़ियाल ऑन द ब्रिंक, ब्रिंक किसे बोलते हैं, नदी के किनारे, और घड़ियाल पानी में रहता है। घड़ियाल ऑन द ब्रिंक यानी पानी बचा नहीं नदियों के और किनारों पर आ गए हैं। देखो घड़ियाल, इस तरह घड़ियाल मर जाएंगे, पानी से बाहर आएंगे। द घड़ियाल पॉपुलेशन हैज़ बीन एट इट्स लोवेस्ट सिंस द 1970, यानी 1970 के बाद में घड़ियाल की जनसंख्या अपने निम्नतम स्तर पर है। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट कैन वी डू, कि क्या गलत हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं। अगला है दोस्तों बर्ड डेथ्स ब्लेम्ड ऑन डर्टी यमुना, यानी जो यमुना का गंदा पानी उसके पीने से पक्षी मर रहे हैं। तो यमुना का पानी दोस्तों कितना गंदा है, और ये जो तुम्हारी बतख होती है ये तो पानी के अंदर रहती है, जब गंदा पानी पिएगी यमुना को तो ख़त्म हो जाएगी। क्या आप उपयुक्त समस्याओं के निदान के कारण जान सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे कारण हैं। एक तो जो नदी के अंदर जल प्रदूषण है, मेन कारण तो ये है। वर्षा की कमी भी हो रही है धीरे धीरे, इस वजह से भी नदी का जल कम हो रहा है। अगला है दोस्तों रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है, यानी जितने भी वन हैं उसका 33% हिस्सा है दोस्तों रक्षित वन है, 50% है आरक्षित। और इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रक्षित वन कितने क्षेत्र पर है। ये रक्षित वन है देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा है। वर्गीकृत वन किसे कहेंगे, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। तो अवर्गीकृत वन किसे कहेंगे कि जो वन और बंजर भूमि सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होंगे, या तो उस पर गवर्नमेंट का अधिकार होगा या व्यक्ति का होगा या समुदाय का होगा, वो कहेंगे अवर्गीकृत वन कहलाएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक स्थायी वन कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश में है, क्योंकि जो प्रदेश के कुल वन क्षेत्र
का भी 75% है। जितने वन हैं उसका 75% मध्य प्रदेश का जो हमारा ये आरक्षित और रक्षित वन है वो आता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। दोस्तों ये भी राज्य हैं, इनको नाम आप ध्यान रख लें। J&K, आंध्रा, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी वो एक बड़ा अनुपात आरक्षित वन क्षेत्रों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और उड़ीसा यहाँ दोस्तों वन कम है। और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। तो दोस्तों ये राज्य हैं, ये रक्षित वन ज़्यादा हैं। किन राज्यों में रक्षित वन ज़्यादा हैं? बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और उड़ीसा में रक्षित वन ज़्यादा हैं और बाकी पहले वाले में आरक्षित वन ज़्यादा है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत है, यानी उसका कोई विभाजन नहीं किया गया है और स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है। गुजरात और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य हैं, जो 7 राज्य नॉर्थ ईस्ट के 7 बहनें बोलते हैं, वहाँ ये कंडीशन है, वहाँ अवर्गीकृत वन मिलेंगे। और राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा या आरक्षित वन ज़्यादा हैं। बाकी अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों में आरक्षित वन ज़्यादा हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं समुदाय और वन संरक्षण। वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है और हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं और भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गाँव के लोग वन्य जीवन रक्षण अधिनियम के तहत वहाँ के खनन कार्यों को बंद करवाने में संघर्ष करते हैं। कहाँ के लोग? सरिस्का अलवर के। न्यूज़ आती रहती है हमेशा। कई क्षेत्रों में लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से भी हस्तक्षेप भी स्वीकार किया गया है। सरकार हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर रही है। राजस्थान के अलवर ज़िले के 5 गांव हैं। इन लोगों ने क्या करा है कि 1200 हेक्टेयर वन भूमि पर भैरव देव डाकन सेंचुरी घोषित किया है। यानी जो भैरव जी देवता होते हैं, वहाँ को भैरव जी का मंदिर है और उनके नाम पर जो 5 गाँवों के लोगों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर वन क्षेत्र को मिला के इनको सेंचुरी घोषित किया है। बहुत ही सराहनीय कदम है जो शिकार वर्जित हैं और बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ वन्य जीवन को बचाते हैं। पवित्र पेड़ों में जुर्मट और विविध और दुर्लभ जातियाँ ये किस प्रकार हैं ये देखते हैं। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है और इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल और कौमारी रूप से बचा कर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों में जुर्मट। दोस्तों जुर्मट किसे कहते हैं? तो देवी देवताओं के वृक्ष होते हैं वो जुर्मट कहते हैं। और वनों के इन भागों में या तो वनों के एक बड़े भाग में स्थानीय लोग ही घुसते हैं और न कि किसी और को छेड़खानी करने देते हैं। ये खुद लोग भी नहीं घुसते हैं और लोगों को भी छेड़खानी नहीं करने देते हैं। ये जो जुर्मट होते हैं इनके अंदर कुछ समाज क्या करते हैं? कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन है? मुंडा और संताल जनजाति पाई जाती है। ये क्या करती है? कदम के पेड़ों की पूजा करती हैं। कदम का पेड़ होता है उसकी पूजा करते हैं। ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। ये ओडिशा बिहार के लोग हैं, इमली और आम के पेड़ की पूजा करेंगे जो शादी के टाइम। ये भी एक वन संरक्षण का तरीका है दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है।
हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वृक्ष को पवित्र मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं, हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इनकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों और पहाड़ी चोटियां, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी उनको सुरक्षित क्षेत्र मिलता है उनको, और उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में विष्णुई गांव के आसपास काले हिरण हैं, चिंकारा है, नीलगाय, रोजड़ा कहते हैं इनको, गांव के अंदर मोरों के झुंड देख सकते हैं और वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। अब नेक्स्ट क्रियाकलाप क्या बताया उन्होंने। आप अपने आसपास के किसी ऐसे रीति रिवाज के बारे में एक लेख लिखें जो पर्यावरण बचाव और संरक्षण में मदद करें। तो यदि आपके पास ऐसा कोई है लेख तो लिखना नहीं, आपको बस मन के अंदर मनन कर लेना एक बार। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा। दोस्तों, चिपको आंदोलन कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में हुआ। लोग पेड़ों के चिपक गए थे कि पेड़ नहीं काटना है, और वन सुंदरलाल बहुगुणा कहते हैं, इन्होंने नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहे, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वर्गीकरण और अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीका को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी तंत्र कृषि के लिए नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टेरी बांध का उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है। किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवोदय ने दिखाया है, दोस्तों ये नवोदय भी आंदोलन है, इसने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्विवाह में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। और औपचारिक रूप से इन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1988 में हुई दोस्तों। स्थानीय समुदाय की भूमिका भारत में संयुक्त वन और प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में हुई है। आपको ध्यान रखना एक फैक्ट है ये। जब ओडिशा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास हुआ, और सबसे पहला राज्य जिसने जो संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव उड़ीसा में पास हुआ 1988 में। और वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन सरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है, और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं और जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। और इसके बदले में समुदाय मध्य स्तरीय लाभ दोस्तों मध्य स्तरीय लाभ कैसे हैं? गैर इमारती वन है उत्पादों के हकदारी होते हैं। जो गैर इमारती वन होते हैं वो तो गांव के लोग काटेंगे और वही गांव के लोग ही संरक्षित करेंगे वनों को। इसे कहते हैं संयुक्त वन प्रबंधन। तथा सफल संरक्षणों में प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं, और यदि लकड़ी बेचेंगे तो उसके लाभ में भी गांव के लोग ही भागीदार होंगे। अगला है, भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन संरक्षण में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने की अभी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो और पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु उदारपूर्ण जीवधारी है जो सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है, और ये सभी की रक्षा करता है। स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाश को भी
छाया प्रदान करते हैं। तो पेड़ कितना उदारशील है आप जानते होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है? दोस्तों कौन सी टिप्पणी है जिससे प्राकृतिक वनस्पति और प्राणियों को ह्रास नहीं होता है? कृषि प्रसार से तो ह्रास होगा, वनस्पतियाँ खत्म होगी। वृहद स्तरीय विकास परियोजनाओं से पेड़ काटे जाएंगे। तेज औद्योगिकरण और शहरीकरण से भी पेड़ काटे जाएंगे। तो ये इसका ये है। पशुचारण और ईंधन की लकड़ी एकत्र करने से वनों को नुकसान नहीं होता, क्योंकि आप यदि ईंधन की लकड़ी काटेंगे और पशु चराएंगे तो पेड़ की टहनियाँ तो खाएंगे पशु, कोई पशु तो पूरा पेड़ तो खाने से रहे, तो पेड़ फिर तैयार हो जाते हैं, वो उग जाते हैं वापस। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीके समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? दोस्त इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका है जो समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, जो सेंचुरी का परिसीमन होता है वो सीधा समुदाय से जुड़ा नहीं होता है। चिपको आंदोलन सीधा समुदाय से जुड़ा है। संयुक्त वन प्रबंधन सीधा जुड़ा हुआ है और बीज बचाओ आंदोलन भी सीधा जुड़ा हुआ है। अब अगला है दोस्तों, निम्नलिखित प्राणियों पौधों को उनके अस्तित्व वर्ग से मिलान करना है आपको देखना है कि काला हिरण क्या है। काला हिरण एक संकटग्रस्त जाति है। कौन से वर्ग में संकटग्रस्त जाति है? और अगला है हिमालयन अंडमानी जंगली सूअर क्या है? केवल अंडमान में पाया जाएगा तो स्थानिक है अंडमानी जंगली सूअर। हिमालयन भूरा भालू क्या है दोस्तों? हिमालयन भूरा भालू गुलाबी सिर वाली बतख, ये तो लुप्त ही हो गई गुलाबी सिर वाली बतख तो। एसी हाथी दोस्तों सुबेद है। और हिमालयन भूरा भालू ये है दुर्लभ, कम बच्चे हिमालयन भूरे भालू। तो ये आपको मिलान करना है कि संकटग्रस्त जातियाँ कौन कौन सी। काला हिरण संकटग्रस्त है, एसी हाथी सुबेद है, अंडमान जंगली सूअर है स्थानिक है, हिमालयन भूरा भालू दुर्लभ है और गुलाबी सिर वाली बतख लुप्त हो चुकी है। अगला है दोस्तों, ये निम्नलिखित को मेल करना है। नीचे ये कह रहा है कि आरक्षित वन किसे कहेंगे? तो आरक्षित वन है दोस्तों वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन है, आरक्षित वन कहलाएंगे। और भारत के 50% क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। अगला है रक्षित वन। तो रक्षित वन वह है वन भूमि जो अधिक शरण से बचाई जाती है। जो रक्षित भूमि होती है, वन भूमि होती है जो अधिक शरण होता है उससे बचाई जाती है और ये भारत के 33% भाग पर पाई जाती है। अवर्गीकृत वन है। सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि अवर्गीकृत वन कहलाएंगे। और ये कहाँ मिलेंगे अवर्गीकृत वन? ये मिलेंगे मुख्य रूप से आपको, तो दोस्तों अवर्गीकृत वन मुख्य रूप से आपको जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य उनमें और गुजरात में मिलेंगे अवर्गीकृत वन। रक्षित वन मिलेंगे आपको राजस्थान, बंगाल, बिहार, पंजाब, हरियाणा इन राज्यों में। और आरक्षित वन मिलेंगे आपको तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश इन राज्यों में मिलेंगे। अब आपको दोस्तों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में देने हैं। जैव विविधता क्या है? क्या मानव
जीवन के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण क्या है? तो दोस्तों जैव विविधता, तो जीवों के मध्य जो विविधता पाई जाती है, कोई जीव बड़ा है, कोई छोटा है, कहाँ कैसे पौधे हैं, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के पौधे जीव जंतु हैं, ये सारी जैव विविधता कहलाती है और मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये विस्तारपूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास का कारक है। ये आपने ऊपर पढ़ लिया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों में भारत में विभिन्न समुदायों में किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, ये भी पढ़ लिया हमने। एक बार आप मन के अंदर मनन कर लें। और वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। दोस्तों ये भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा टॉपिक वन और वन्य जीव संसाधन कंप्लीट होता है। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।